माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का डिस्कशन करेंगे कि किसी डिटर्मिनेंट को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का डिस्कशन करेंगे, साथ में हम लोग सिग्मा और प्रोडक्ट ऑपरेशन का भी डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड इस लेक्चर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट से। तो राइट डाउन द हेडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसको हमने मान लीजिए dx लिखा है और इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो फंक्शन ऑफ x है। f1x, f2x, f3x, g1x, g2x एंड g3x, h1x, h2x, h3x। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है dx, जिसके तीनों रो तीनों कॉलम x के फंक्शंस हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट को हम उसके रो के लॉन्ग या कॉलम के लॉन्ग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो रो वाइज भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और अगर आप इसको कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसके फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे f1 डैश x डी बाई डी एक्स ऑफ f1x, तो हम लोग f डैश x, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, f2 डैश x, f3 डैश x। तो आपने फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया और सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। h1x, h2x और h3x प्लस फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया, सेकंड और थर्ड को एच डी रखा, प्लस सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट किया f1x, f2x, f3x, g1 डैश x, g2 डैश x, g3 डैश x और h1x, h2x और h3x प्लस। तो आपने फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया, सेकंड और थर्ड को एच रखा, प्लस सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट और थर्ड को एच रखा, प्लस f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x और h1 डैश x, h2 डैश x, h3 डैश x। थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट और सेकंड को एच रखा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को आप उसके कॉलम वाइज उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड को एच डी रखेंगे, सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को एच रखेंगे, थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट और सेकंड को एच डी रखेंगे। तो ये आपने कॉलम वाइज इसको डिफरेंशिएट किया है। जैसे आपने कॉलम वाइज डिफरेंशिएट किया उसी तरीके से आप इसको रो वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को रो वाइज डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ dx, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को रो वाइज डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करिए, f1 डैश x, g1 डैश x, h1 डैश x, f2x, g2x, h2x और f3x, g3x, h3x। ये आपने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, सेकंड और थर्ड को एच डी रखा, प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट करिए f1x, g1x, h1x, f2 डैश x, g2 डैश x, h2 डैश x, f3x, g3x और h3x प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट और सेकंड को एच डी रखिए, f1x, g1x, h1x, f2x, g2x, h2x और f3 डैश x, g3 डैश x और h3 डैश x। तो ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन है। तो आप किसी भी डिटर्मिनेंट को उसके रो के लॉन्ग या कॉलम के लॉन्ग डिफरेंशिएट करके
उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करते हैं तो एक कॉलम का डिफरेंस एक बार होगा। फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड को एच रखेंगे। दूसरी डिटर्मिनेंट में सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को एच रखेंगे। और थर्ड डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को एच रखेंगे। उसी तरीके से अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को रो वाइज डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करिए, सेकंड और थर्ड को एच रखिए, प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट और थर्ड को एच रखिए, प्लस थर्ड को डिफरेंशिएट करिए और फर्स्ट और सेकंड को एच रखिए। इस तरीके से आप किसी डिटर्मिनेंट में जिसके तीनों रो और तीनों कॉलम एक्स के फंक्शन हो, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आपको डिटर्मिनेंट दिया गया जिसका कोई एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम ही एक्स का फंक्शन हो। तो जैसे मान लीजिए आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है dx, f1x, f2x, f3x, और ये कांस्टेंट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं जो कि फ्री फ्रॉम x हैं। अब आप इस डिटर्मिनेंट को अगर डिफरेंशिएट करते हैं d बाई dx ऑफ dx, तो अगर आप इसको कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करते हैं तो f1 डैश x, f2 डैश x, f3 डैश x और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 प्लस, तो आपने फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया, सेकंड और थर्ड को एज इट इज रखा, प्लस सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करते हैं f1x, f2x, f3x। अल्फा 1 का डेरिवेटिव 0, अल्फा 2 का डेरिवेटिव 0, अल्फा 3 का डेरिवेटिव 0, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 प्लस थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को एज रखते हैं f1x, f2x, f3x, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 का डेरिवेटिव 0। तो आप देख रहे हैं कि इसका एक पूरा कॉलम 0 है, इसका एक पूरा कॉलम 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको मिलेगा d बाई dx ऑफ कैपिटल dx इक्वल टू f1 डैश x, f2 डैश x, f3 डैश x, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो ये आप इस तरीके से आप देख रहे हैं कि केवल आपको इसमें एक ही डिटर्मिनेंट मिलेगा, बाकी दोनों डिटर्मिनेंट 0 हो जाएंगी। तो जब किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम एक्स का फंक्शन हो, तो उस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आप उस पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। तो जब तीनों रो या तीनों कॉलम एक्स के फंक्शन होंगे तब आपको तीनों डिटर्मिनेंट मिलेंगी। अदरवाइज जब आपके पास केवल एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम एक्स का फंक्शन होगा तो आप उस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए उसी पर्टिकुलर रो या उसी पर्टिकुलर कॉलम जो कि एक्स का फंक्शन है, आप उसको डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट देख लिया कि किस तरीके से हम लोग किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसी तरीके से आप किसी डिटर्मिनेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है dx और कुछ इसका कोई एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम फंक्शन ऑफ एक्स है, f1x, g1x, h1x, f2r, g2r, h2r और f3n, g3n, h3n, h3n। तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें x भी है, r भी है, n भी है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इस कॉलम को जो कि फंक्शन ऑफ x है आप उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को x के रिस्पेक्ट में मान लीजिए इंटीग्रेट करना चाहते हैं अल्फा से बीटा dx, तो आप x के रिस्पेक्ट में इस dx डिटर्मिनेंट को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप देखिए कि कौन सा उसका रो या कॉलम फंक्शन ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन जाकर के उसी रो या कॉलम में जाकर के ऑपरेट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रल अल्फा से बीटा f1x dx इंटीग्रल अल्फा टू बीटा g1x dx इंटीग्रल अल्फा से बीटा h1x dx f2r, g2r, h2r
F3n, G3n, H3n। तो आप इस डिटर्मिनेंट को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप जो भी रो या कॉलम फंक्शन ऑफ एक्स है आप उसी रो या कॉलम को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो उस डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सिग्मा ऑपरेशन। आपके पास एक डिटर्मिनेंट है डी जिसमें एक्स, आर और एन सभी हैं। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है F1x, G1x, H1x, F2r, G2r, H2r और F3n, G3n, H3n। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट में सिग्मा ऑपरेट करना चाहते हैं, अगर आप इस डिटर्मिनेंट में सिग्मा ऑपरेट करना चाहते हैं, सिग्मा डी आर इक्वल टू 1 से के, तो आप देख रहे हैं कि जो लिमिट्स हैं, जो वेरिंग है वो आर है। तो आपको देखना होगा कि इस डिटर्मिनेंट में कौन सा रो या कॉलम आर का फंक्शन है, उसी रो या कॉलम में जाकर के ये सिग्मा ऑपरेट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं F1x, G1x, H1x सिग्मा आर इक्वल टू 1 से के F2r, आर इक्वल टू 1 से के G2r, आर इक्वल टू 1 से के H2r और F3n, G3n, H3n। और अगर आप इस डिटर्मिनेंट में प्रोडक्ट ऑपरेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास ये डी डिटर्मिनेंट है और आप इसमें प्रोडक्ट ऑपरेट करना चाहते हैं, और प्रोडक्ट का सिंबल ये पाई की तरीके का सिंबल होता है, n इक्वल टू 1 से p, जहां पर लिमिट्स n के ऊपर लगी हैं, जो n है वेरिंग, n वेरिंग है, तो आपको देखना होगा कि इसका कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम जो कि n का फंक्शन होगा, उसी में जाकर के ये प्रोडक्ट ऑपरेट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं F1x, G1x, H1x, F2r, G2r, H2r प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 से p, F3r प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 से p, G3r प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 से p, H3r। तो ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट में आपने प्रोडक्ट को ऑपरेट किया है। तो आप सिग्मा ऑपरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स वाला रो या कॉलम आपको सर्च करना होगा, उसी में जाकर के इंटीग्रेशन ऑपरेट होगा। अगर आप सिग्मा ऑपरेट कर रहे हैं तो सिग्मा में लिमिट्स किस पे लगी हैं, आर पे लिमिट्स लगी हैं, तो आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर वाले कॉलम में जाकर के या रो में सिग्मा ऑपरेट होगा। अगर आप प्रोडक्ट ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि लिमिट्स किस पे लगी हैं, एन पे लिमिट्स लगी हैं। तो आपके पास कोई एन का जो भी रो या कॉलम है, ये हमारे पास एन का रो या कॉलम है, तो जाकर के प्रोडक्ट एन वाले रो या कॉलम में जाकर के ऑपरेट हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब डिफरेंशिएशन करना है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसी रो या कॉलम में जाकर के डिफरेंशिएशन होगा या इंटीग्रेशन होगा। और जिस पे लिमिट्स लगी है, अगर सिग्मा या प्रोडक्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो जिस पे लिमिट्स लगी हुई है उसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में जाकर के सिग्मा या प्रोडक्ट ऑपरेट होगा। तो अब हम लोग इस थ्योरी को यूज करते हुए इनसे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ डेल्टा 1 इक्वल्स टू XAA, BXA, BBX and delta 2 equals to XA, BX, then
डेल्टा 1 इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा 2 स्क्वायर, सेकेंड है डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा 1 बराबर 3 टाइम्स डेल्टा 2, थर्ड ऑप्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा 1 बराबर 3 डेल्टा 2 स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है डेल्टा 1 बराबर 3 डेल्टा 2 की पावर 3/2। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। अब देखिए आपके पास जो डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो आप लिख सकते हैं एक्स, ये कॉलम और रो कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का बी, ये कॉलम और रो कैंसल, ए एक्स माइनस ए बी, ए एक्स माइनस ए बी, और प्लस का बी, ये कॉलम और रो कैंसल, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स, डेल्टा 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी एक्स। तो आप यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी, ये हमारे पास डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई। और अगर आप डेल्टा 2 को सॉल्व करते हैं तो डेल्टा 2 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी। अगर आप डेल्टा 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा 1, तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 एक्स स्क्वायर और माइनस 3 ए बी एक्स, तो माइनस का 3 ए बी, तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, और आप इसको लिख सकते हैं कि ये डेल्टा 2 है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा 1 इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा 2, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा 1 इक्वल टू 3 टाइम डेल्टा 2, जो कि इसका बी ऑप्शन है। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको नेक्स्ट फॉर्म दिया गया है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू let fx equals to x cube 6 p sin x minus 1 p square cos x 0 p cube, where p is a constant, where p is a constant, then d cube upon dx cube fx at x equal to 0 is, ऑप्शंस आपको दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है p, सेकंड ऑप्शन है p प्लस p स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है p प्लस p क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ p, इंडिपेंडेंट ऑफ p। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। तो आपको देखिए एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, जिसका आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू 0। तो आप इसको सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख रहे हैं इसका पहला रो केवल फंक्शन ऑफ एक्स है, तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, क्योंकि इसका एक ही रो फंक्शन ऑफ एक्स है तो बाकी दोनों रो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। फिर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d2 fx अपॉन dx2, फिर से डिफरेंशिएट करिए, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉस एक्स, 6 माइनस 1 0, p स्क्वायर p क्यूब, ये सेकंड डेरिवेटिव है। अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करिए, d3 fx अपॉन dx क्यूब, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे,
तो 6x का डेरिवेटिव 6, साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, 6 माइनस 1 0, p स्क्वायर p क्यूब। तो आपने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लिया है। अब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालिए एट x इक्वल टू 0। तो डी क्यूब एफ एक्स अपॉन डी एक्स क्यूब एट x इक्वल टू 0। तो जहां पर x दिख रहा है वहां पर अगर आप 0 रखते हैं तो 6 माइनस कॉस 0 साइन 0, 6 माइनस 1 0, p स्क्वायर p क्यूब, साइन 0 0 कॉस 0 1। तो आपको मिलेगा 6 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 0 और p स्क्वायर p क्यूब। और आप देख रहे हैं इसके दो रो आइडेंटिकल हो गए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब इस फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 0 होगा। और आप ऑप्शन चेक करिए, 0 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ p है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो ये p के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, तो आप कह सकते हैं यहां से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ p से इंडिपेंडेंट है, जो कि इसका डी ऑप्शन है। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, इफ एफ आर एक्स कामा जी आर एक्स कामा एच आर एक्स आर इक्वल्स टू 1 2 3 आर पॉलिनोमियल्स in x such that FRA बराबर GRA इक्वल्स टू HRA, R इक्वल्स टू 1 2 3 एंड कैपिटल Fx इक्वल्स टू F1x, G1x, H1x, F2x, G2x, H2x, F3x, G3x, H3x, then f dash x at x equals to a is, ऑप्शंस आपको दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। तो आपको ये कैपिटल एफ एक्स डिटरमिनेंट दी गई है और कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो अगर आप इस डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसके तीनों रो तीनों कॉलम फंक्शन ऑफ एक्स हैं, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर मैं इसको रो वाइज डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स, G1x, G2x, G3x, H1x, H2x, H3x प्लस सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को एज डी रखेंगे। F1x, F2x, F3x, G1 डैश एक्स, G2 डैश एक्स, G3 डैश एक्स, H1x, H2x, H3x प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को एच डी रखेंगे। आप लिख सकते हैं F1x, F2x, F3x, G1x, G2x, G3x
और H1 डैश एक्स, H2 डैश एक्स, H3 डैश एक्स। ये आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया। अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू, तो आप एक्स के प्लेस पर ए पुट करके एफ डैश ए कैलकुलेट करिए। एफ डैश ए कैलकुलेट करेंगे तो जहां पर एक्स है वहां पर ए रखेंगे, तो आपको मिलेगा F1 डैश ए, F2 डैश ए, F3 डैश ए, G1 एक, G2 एक, G3 एक, H1 एक, H2A, H3A प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट में ए पुट करिए, F1 एक, F2 एक, F3 एक, G1 डैश एक, G2 डैश एक, G3 डैश एक, H1A, H2A, H3A प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट करिए, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करिए, F1 एक, F2 एक, F3A, G1 एक, G2 एक, G3 एक और H1 डैश ए, H2 डैश ए, H3 डैश ए। तो ये आपने इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट किया और x के प्लेस पर a पुट किया। अब देखिए आपके पास एक कंडीशन दिया गया है कि FRA बराबर GRA बराबर HRA आपको दिया गया है, आपको एक कंडीशन दिया गया है FRA इक्वल टू GRA इक्वल टू HRA, जहां पर R का वैल्यू 1 2 3 है। जब R का वैल्यू 1 रखेंगे तो F1A इक्वल्स टू G1A इक्वल्स टू H1A। जब आप 2 रखेंगे तो F2A बराबर G2A बराबर H2A। 3 रखेंगे तो F3A बराबर G3A बराबर H3A। तो आप R का वैल्यू 1 रखेंगे, R का वैल्यू 2 रखेंगे, R का वैल्यू 3 रखेंगे, तो आपके पास ये कंडीशंस आएंगी। अब आप देख रहे हैं कि G1A और H1A, G1A H1A बराबर है, G2A H2A बराबर है, G3A H3A बराबर है। G2A G1 और H1 बराबर है, G2 और H2 बराबर है, G3 और H3 बराबर है। इसका मतलब दूसरा तीसरा रो आइडेंटिकल हो गया। इस डिटर्मिनेंट में आप देखिए F1A बराबर H1A, F1A H1A बराबर है, F2A H2A बराबर है, F3 और H3A बराबर है। इसका फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गया। यहां पर F1A बराबर G1A, F2A बराबर G2A और F3A बराबर G3A, फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू F डैश A 0, फर्स्ट डिटर्मिनेंट 0, सेकंड डिटर्मिनेंट 0, थर्ड डिटर्मिनेंट 0। तो आपको यहां से मिल रहा है कि F डैश A का वैल्यू 0 होगा। F डैश A की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो F डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू A आपको 0 मिलेगा क्योंकि इसकी तीनों डिटर्मिनेंट्स 0 हैं। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ डेल्टा आर बराबर 2 की पावर r माइनस 1, 2 इंटू 3 की पावर r माइनस 1, 4 इंटू 5 की पावर r माइनस 1, अल्फा बीटा गामा 2 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, डेल्टा r इज फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, थर्ड ऑप्शन है अल्फा बीटा गामा और फोर्थ ऑप्शन है अल्फा इंटू 2 की पावर n
बीटा इंटू 3 की पावर n प्लस गामा इंटू 5 की पावर n। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। अब देखिए आपको ये डेल्टा आर डिटर्मिनेंट दिया गया जिसमें आपको सिग्मा ऑपरेट करना है। तो सिग्मा ऑपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप सिग्मा ऑपरेट करना चाहते हैं डेल्टा आर डिटर्मिनेंट में, जहां पर आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है, तो लिमिट्स आर पे लगी हुई हैं, तो जो भी इसका रो या कॉलम फंक्शन ऑफ आर होगा उसी में जाकर के सिग्मा ऑपरेट होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं सिग्मा 2 रेज़ टू दी पावर r माइनस 1 r इक्वल टू 1 से n, सिग्मा 2 इंटू 3 की पावर r माइनस 1 r इक्वल टू 1 से n, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 4 इंटू 5 की पावर r माइनस 1, एल्फा बीटा गामा 2 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 और 5 की पावर n माइनस 1। अब आप देखिए कि इन सभी की हम अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं सिग्मा की, बाद में हम इसको यहीं पर पुट कर देंगे। तो आपके पास देखिए पहला सिग्मा दिया गया है सिग्मा 2 रेज़ टू दी पावर r माइनस 1 r इक्वल टू 1 से n। तो जब आप r का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 की पावर 0, जब 1 रखेंगे 2 की पावर 1, 3 रखने पे 2 की पावर 2, 4 रखने पर 2 क्यूब अप टू 2 की पावर n माइनस 1। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अप टू 2 की पावर n माइनस 1, जो कि एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 2 और नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो आप यहां पर जीपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 अपान r माइनस 1। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1। तो आपके पास सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 2 की पावर r माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2 की पावर n माइनस 1। दूसरा आपके पास सिग्मा है सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 2 इंटू 3 की पावर r माइनस 1। तो लिमिट्स r पर लगी हुई है, वेरिंग r है, तो आप 2 कांस्टेंट है, इसको डिफरेंस सिग्मा से आप बाहर निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n 3 की पावर r माइनस 1। तो 2 टाइम्स r का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 से लेकर के 3 की पावर n माइनस 1 2 टाइम्स। अब 3 की पावर 0 हो गया 1, ये एक जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 3, तो a r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसल। तो आपको सिग्मा 2 इंटू 3 की पावर r माइनस 1, जहां पर r का वैल्यू 1 से n तक है, इसका वैल्यू मिलेगा 3 की पावर n माइनस 1। अब देखिए जो तीसरा सिग्मा है सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 4 इंटू 5 की पावर r माइनस 1। 4 को आप बाहर निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 5 की पावर r माइनस 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 अप टू 5 की पावर n माइनस 1। 5 की पावर 0 का वैल्यू 1, यह आ जाएगा 4, a का वैल्यू 1, 1 r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। सो 4 इंटू 5 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसल, यह आ जाएगा 5 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि आपने तीनों जो भी सिग्मा जहां पर आपने ऑपरेट किया है तीनों की वैल्यू निकाल ली है। अब इन तीनों की वैल्यू आप यहां पर प्लेस करिए, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1, अल्फा बीटा गामा, और 2 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1। और आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट और थर्ड कॉलम, इनकी जो इन सिग्मा की जो वैल्यूज निकल के आई है वो वही है जो इसके थर्ड रो में लिखे गए एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है,
if delta r equals to 2r 6r square minus 1 4r cube minus 2nr alpha beta gamma n into n plus 1 n square into 2n plus 3 n cube into n plus 1 then the value of sigma r equals to 1 से n delta r is independent of फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा बीटा गामा ओनली, सेकंड ऑप्शन है अल्फा बीटा गामा एंड एन, थर्ड ऑप्शन है अल्फा ओनली, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड एन, नन ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड एन। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। तो आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसमें आपको सिग्मा को ऑपरेट करना है, जिसमें वेरिंग आर है। तो आपको देखना होगा कि किस रो या कॉलम में फंक्शन ऑफ आर है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इसका कॉलम फंक्शन ऑफ आर है। तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट में सिग्मा ऑपरेट करते हैं तो आप लिख सकते हैं सिग्मा डेल्टा आर आर इक्वल्स टू 1 से n। तो इसका फर्स्ट कॉलम में आप सिग्मा ऑपरेट करेंगे तो आप लिख सकते हैं सिग्मा 2r आर इक्वल्स टू 1 से n, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n 6r स्क्वायर माइनस 1, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n 4r क्यूब माइनस का 2nr अल्फा बीटा गामा n इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 3 n क्यूब इंटू n प्लस 1। अब आप इन तीनों सिग्मा की वैल्यू निकाल के देखिए कि इसकी वैल्यू क्या मिलती है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं सिग्मा 2r r इक्वल टू 1 से n, 2 बाहर निकालिए, आप लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, r का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, अप टू n, 1 से n तक का सम। तो आप लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो आप लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1। तो सिग्मा 2r का वैल्यू आपको 2n मिलेगा, n इंटू n प्लस 1 मिलेगा। फिर देखिए दूसरा है सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 6r स्क्वायर माइनस 1, जिसको आप लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 6r स्क्वायर माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 1। 6 कांस्टेंट है, सिग्मा से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 से n सिग्मा r स्क्वायर माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 1। तो आपको मैंने मिसलेनियस सीरीज में बताया है, अगर आप 1 2 3 ये सब रखते हैं 6 टाइम्स, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1 n बार। तो ये सिग्मा n स्क्वायर लिखा हुआ है और ये सिग्मा 1 लिखा हुआ है। सिग्मा 1 मतलब 1 को n बार ऐड किया तो ये n आ जाएगा। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने इवेल्युएट किया था n बाई 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस n, 6 से 6 कैंसल, n आपने कॉमन लिया तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का n प्लस का 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, तो n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n और n को कॉमन निकालेंगे तो n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 3। तो दूसरे वाले सिग्मा सीरीज का सम आपको n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 3 मिलेगा। अब आप थर्ड वाली सीरीज पे आइए, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 4r क्यूब माइनस 2nr। तो सिग्मा को अगर आप अलग करते हैं तो आप लिख सकते हैं 4r क्यूब r इक्वल टू 1 से n माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 2nr
4 टाइम्स सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन आर क्यूब माइनस 2n सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन आर। ये आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम प्रोवाइड करेगा और ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम प्रोवाइड करेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स सिग्मा एन क्यूब माइनस 2n सिग्मा एन, और सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर बाई 4 इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n। सिग्मा एन का वैल्यू होता है एन बाई 2 एन प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहां पर बचेगा एन प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, एक एन आएगा और एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करके एन क्यूब इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि तीनों सीरीज आपने कैलकुलेट कर रखी है, सभी का सम आपके पास आ चुका है। तो पहले वाले सिग्मा का सम आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू एन इंटू एन प्लस 1 मिली है। दूसरे वाले सीरीज का सम एन स्क्वायर इंटू 2n प्लस 3 आया, और तीसरे वाले इस सीरीज का सिग्मा का सम एन क्यूब इंटू एन प्लस 1 मिला है, और यह है अल्फा बीटा गामा एन इंटू एन प्लस 1 एन स्क्वायर इंटू 2n प्लस 3 और एन क्यूब इंटू एन प्लस 1। अब आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर 0 है तो इसका वैल्यू ना तो अल्फा पे डिपेंडेंट है, ना ही बीटा पे डिपेंडेंट है, ना ही गामा पे डिपेंडेंट है, ना ही एन पे डिपेंडेंट है। तो नन ऑफ, तो द वैल्यू ऑफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड एन, ये सभी से इंडिपेंडेंट है। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अल्फा बीटा गामा एन सभी से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n डेल्टा n इक्वल्स टू 2r माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर एन स्क्वायर एनसीआर 2 की पावर n कॉस स्क्वायर n 1 n प्लस 1 कॉस स्क्वायर n प्लस 1, देन सिग्मा r इक्वल टू 0 से n डेल्टा r n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, ऑप्शंस आपको दिए गए n स्क्वायर माइनस 1 0 2 की पावर n कॉस 2 की कॉस n स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखिए आपको डेल्टा आर डिटरमिनेंट किसी एन के लिए आपको ये डिटरमिनेंट दिया गया है, और आपको इस डिटरमिनेंट में आर का वैल्यू 0 से लेके n तक वेरी करा, सिग्मा ऑपरेट करना है जिसमें आर वेरिंग है। तो आपके पास जो डिटरमिनेंट है उसमें आपको सिग्मा ऑपरेट करना है, सिग्मा डेल्टा आर इक्वल टू 0 से n। तो आप देखिए कि लिमिट्स आर पे लगी हुई हैं, तो जो भी इसका रो या कॉलम फंक्शन ऑफ आर है, तो आप देख रहे हैं पहला रो उसका फंक्शन ऑफ आर दिख रहा है। तो फर्स्ट रो में जाकर के सिग्मा ऑपरेट हो जाएगा 2r माइनस 1 r इक्वल टू 0 से n सिग्मा r इक्वल टू 0 से n एनसीआर सिग्मा r इक्वल टू 0 से n 1 n स्क्वायर माइनस 1 2 की पावर n n प्लस 1 कॉस स्क्वायर n स्क्वायर कॉस स्क्वायर n और कॉस स्क्वायर n प्लस 1। अब देखिए ये तीन आपके पास सिग्मा है, आप इनकी वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए। सिग्मा r इक्वल टू 0 से n
2r-1, तो जब r का वैल्यू 0 रखेंगे तो -1 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 - 1 1 आएगा, जब आप 2 रखेंगे तो 4 - 1 3 आएगा, 3 रखने पे 6 - 1 5 आएगा, अप टू n रखने पर 2n-1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म -1 और डिफरेंस 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 0 से स्टार्टिंग हो रही तो n+1 टर्म है, तो आप लिख सकते हैं n+1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो एपी के सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसमें n की जगह पर n+1 रखेंगे, a के प्लेस पर -1 रखेंगे, डी के प्लेस पर 2 रखेंगे। अब आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो आप लिख सकते हैं n+1, 2 आप इससे कॉमन निकाल लीजिए तो 2 से 2 कैंसिल, ये -1 बचा, ये 1 से 1 n बचा, तो ये n+1 है, ये n-1 है, तो n+1 इंटू n-1 जिसे आप लिख सकते हैं n² -1। दूसरा आपके पास सीरीज है सिग्मा r = 0 से n NCR, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN। और आपको पता है बाइनोमियल में आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल्स टू 2 n, और ये लिखा हुआ है सिग्मा r = 0 से n 1, तो 1 को हमें कितनी बार ऐड करना है, 0 से लेकर के n, 1 + 1, r का वैल्यू 0 तब भी 1, 1 तब भी 1, 2 पर भी 1, n रखने पर भी 1, तो 1 आपको मिलेगा जितने इसमें टर्म होंगे, तो 0 से लेकर के n तक n+1 टर्म है, तो 1 को n+1 बार ऐड किया गया तो इसकी वैल्यू n+1 आएगी। तो आपने तीनों सिग्मा इवेल्युएट कर लिए, अब आप इनकी वैल्यू यहां पर पुट करिए, तो पहले सिग्मा का वैल्यू n² -1 है, दूसरे सिग्मा का वैल्यू 2 की पावर n और तीसरे सिग्मा का वैल्यू n+1 है, n² -1 2 की पावर n n+1 cos² n² cos² n और cos² n+1, और आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो गया, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 0 मिलेगी जो कि इसका बी ऑप्शन है, तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इफ डेल्टा r इक्वल्स टू r-1 r-1 का स्क्वायर r-1 का क्यूब n फैक्टोरियल का स्क्वायर n फैक्टोरियल का क्यूब 6 4n-2 3n² माइनस का 2n, देन प्रोडक्ट r = 2 to n+1 डेल्टा r इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है n। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। तो अब आप देखिए कि आपके पास ये डेल्टा डिटरमिनेंट दिया गया है जिसमें आपको प्रोडक्ट ऑपरेट करना है, जिसमें लिमिट्स r पर लगी हुई है, r = 2 से n+1, तो ये हमारे पास r पे लिमिट्स लगी हुई हैं, तो प्रोडक्ट को हम लोग उस रो या कॉलम में ऑपरेट करेंगे जो फंक्शन ऑफ r है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं प्रोडक्ट r = 2 से n+1 डेल्टा r, तो आप यहां लिख सकते हैं प्रोडक्ट r = 2 से n+1 r-1 प्रोडक्ट r = 2 से n+1 r-1 का स्क्वायर, प्रोडक्ट r = 2 से n+1 r-1 का क्यूब, फैक्टोरियल n का स्क्वायर, फैक्टोरियल n का क्यूब, और 6 4n-2 3n² माइनस का 2n,
अब आप देखिए कि तीनों प्रोडक्ट की वैल्यू जो आपने प्रोडक्ट ऑपरेट किया है, तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालते हैं। तो प्रोडक्ट r इक्वल टू 2 से n प्लस 1 r माइनस 1, तो जब आप r का वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे 2 आएगा, 4 रखेंगे 3 आएगा, n प्लस 1 रखने पे n आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 से लेके n प्लस 1 तक रखने पर 1 से लेकर के n तक के इंटीजर्स मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो आपको फैक्टोरियल n मिल जाएगा। किसकी वैल्यू? फैक्टोरियल n है। जो सेकेंड प्रोडक्ट है r इक्वल टू 2 से n प्लस 1 r माइनस 1 का स्क्वायर, जब 2 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 3 रखने पे 2 का स्क्वायर, 4 रखने पे 3 का स्क्वायर, अप टू n प्लस 1 रखने पे n का स्क्वायर। जिसे आप लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू n का स्क्वायर, जो कि फैक्टोरियल n है। तो फैक्टोरियल n का स्क्वायर मिलेगा। उसी तरीके से तो तीसरा प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है r इक्वल टू 2 से n प्लस 1 r माइनस 1 का क्यूब। तो जब आप 2 रखेंगे तो 1 क्यूब बनेगा, 3 रखने पे 2 क्यूब बनेगा, 4 रखने पे 3 क्यूब बनेगा, अप टू n प्लस 1 रखने पे n क्यूब बनेगा। जिसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू n का क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n क्यूब। तो आपने तीनों प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर लिए। अब आप तीनों प्रोडक्ट का वैल्यू आप यहां पर रखिए। तो फर्स्ट प्रोडक्ट की वैल्यू n फैक्टोरियल है, सेकेंड प्रोडक्ट की वैल्यू फैक्टोरियल n स्क्वायर है, और थर्ड प्रोडक्ट की वैल्यू फैक्टोरियल n क्यूब है। फैक्टोरियल n स्क्वायर, फैक्टोरियल n क्यूब, और 6 4n माइनस 2 और 3n स्क्वायर माइनस का 2n। अब आप देखिए इसका पहला इसका दूसरा कॉलम आइडेंटिकल है, इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि 0 इसका सी ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए आपके पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें आपको कोफिशिएंट निकालना होगा, या तो किसी कांस्टेंट टर्म का या किसी पावर का कोफिशिएंट आपसे पूछ सकता है। तो जनरली कांस्टेंट टर्म और एक्स का कोफिशिएंट निकालना आसान होता है। इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशन काफी बढ़ जाता है। तो जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करने का तरीका सीखा है उसकी हेल्प से हम किसी पावर का कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम दिया गया है कि लेट लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा, लेमडा प्लस 1, लेमडा माइनस 3, लेमडा माइनस 1, माइनस 2 लेमडा, लेमडा प्लस 4, लेमडा प्लस 3, लेमडा माइनस 4, 3 लेमडा इक्वल्स टू टी लेमडा रेज टू दी पावर 4 प्लस क्यू लेमडा क्यूब प्लस आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी। बी एन आइडेंटिटी इन लेमडा, बी एन आइडेंटिटी इन लेमडा where P, Q, R, S, T are independent of lambda, then the value of T is, ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। तो आप देख रहे हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट है जिसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक 4th डिग्री का लेमडा में पॉलिनोमियल मिलेगा। अब आपसे कह रहा है कि आपको टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी में लेमडा की वैल्यू 0 रख दूं तो जितने टर्म लेमडा कंटेनिंग वो सभी 0 देंगे और आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ लेमडा इक्वल्स 0, लेमडा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा लेमडा बराबर 0 पुट करने पे 0 1 3 0 1 माइनस 3, लेमडा बराबर 0 रखने पे माइनस 1 0 4 और 3 माइनस 4 0 इक्वल्स टू टी।
तो जब आप लेमडा की वैल्यू 0 रखेंगे तो लेमडा 0 रखने में पहला टर्म 0, ये आएगा 1, ये आएगा -3, -1, 0, 4, 3, -4 और 0, और ये आ जाएगा t। अब आप इसको किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए। मान लीजिए इसको हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो 0 माइनस ऑफ -1, इसका रो और कॉलम कैंसल, 0 और माइनस का 12 प्लस का 3, ये कॉलम और ये रो कैंसल, 4 - 0 बराबर t। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया माइनस का 12 और प्लस का बराबर t। तो यहां से t का वैल्यू आपको 0 मिल रहा है, तो t की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि इसमें कांस्टेंट टर्म आपको नहीं मिलेगा, तो इसका t का वैल्यू 0, जो कि इसका बी ऑप्शन है, तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, लेट 1 + x x स्क्वायर x 1 + x और x स्क्वायर 1 + x इक्वल्स टू ax⁵ plus bx⁴ plus cx³ plus dx² plus lambda x plus mu be an identity in x where a, b, c, d, lambda, mu, where a, b, c, d, lambda, mu are independent of x, then the value of mu is, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 1। तो आपको देखिए म्यू का वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म आपसे पूछा गया है, किसके कांस्टेंट टर्म की वैल्यू बताइए। तो ये एक्स में एक आइडेंटिटी है, किसी भी एक्स के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। तो अगर हम म्यू निकालना चाहते हैं जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो आप यहां पर एक्स को हटाने के लिए एक्स की वैल्यू 0 पुट करिए। अगर आप इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दें, पुट एक्स इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू म्यू। और आप इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग अगर एक्सपेंड कर लें तो 1, ये कॉलम और रो कैंसल, 1 और ये 0, बाकी दोनों 0। तो यहां से आपको म्यू का वैल्यू 1 मिलेगा, तो आप म्यू की वैल्यू यहां पर 1 मिलेगी, जो कि इसका डी ऑप्शन है। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, if px⁴ plus qx³ plus rx² plus sx plus t equals to x² plus 3x x plus 1 x minus 3 x minus 1 2 minus x और x plus 4 x plus 3 x minus 3 3x, then t equals to फर्स्ट ऑप्शन 33, सेकंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 21 और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको दिया गया है कि जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको एक 4th डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, और आपको उस 4th डिग्री पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस t, 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर 0 1
-3, -1, 2, 4, 3, -3, 0। तो t इक्वल्स टू 0, पहला तो 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ये कॉलम और रो कैंसल, 0 और माइनस माइनस प्लस का 9, तो -9 और +3, ये कॉलम और रो कैंसल, 4 माइनस ऑफ -6, तो प्लस का 6। तो आप यहां लिख सकते हैं t इक्वल्स टू -9 और ये हो जाएगा 10 इंटू 3, 30। सो t इक्वल्स टू 21, जो कि आप देख रहे हैं कि इसका सी ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है। इफ कैपिटल dx इक्वल्स टू x -1 x -1 x -1 का स्क्वायर x स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर x क्यूब x + 1 का क्यूब x + 1 का क्यूब, देन द कोफिशिएंट ऑफ x in dx इज, ऑप्शंस आपको दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन है -2, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। तो देखिए आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया जिसको सॉल्व करने पर आपको किसी डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। हमें इससे मतलब नहीं कि वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, हमें उसके x का कोफिशिएंट निकालना है। मान लेते हैं हम इसको कि ये a + bx + cx स्क्वायर + dx क्यूब, इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल आता है। x -1 x और x -1 का स्क्वायर x स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर और x क्यूब x + 1 होल क्यूब x + 1 होल क्यूब, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। हम x का कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं, तो आप इस डिटरमिनेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। आपको मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन बताया कि किस तरीके से डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर आप इस डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो a का डेरिवेटिव 0, bx का डेरिवेटिव b, cx स्क्वायर का डेरिवेटिव 2cx, इसका dx क्यूब का डेरिवेटिव 3dx स्क्वायर, इस तरीके आपको मिलेगा। फर्स्ट तो आप इसको रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करते हैं तो x -1 का डेरिवेटिव 1, x -1 का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1। तो फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को और थर्ड को एज इट इज रखा। फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया, सेकंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज रखा, प्लस सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखेंगे। सो x -1 x 2 इंटू x -1 2 इंटू x 2 इंटू x + 1 और x क्यूब x + 1 होल क्यूब x + 1 होल क्यूब, प्लस थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रखेंगे। x -1 x -1 होल स्क्वायर x स्क्वायर x + 1 होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर 3x + 1 का होल स्क्वायर और 3x + 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इस डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कर लिया। अब आपको x का कोफिशिएंट मतलब b निकालना था, तो अब आप यहां पर x = 0 पुट करेंगे तो जितने टर्म x कंटेनिंग है सारे 0 हो जाएंगे। तो पुट x = 0, पुट x = 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो b बराबर, पहला डिटरमिनेंट आपको मिलेगा 1 1 1, 0 रखने पे -1 का स्क्वायर 1 0 1 0 1 1, ये आ जाएगा फर्स्ट डिटरमिनेंट, प्लस जब 0 दूसरे में रखेंगे तो -1 0 0 रखने पे -2 0 2
0 1 1 प्लस, जब आप 0 रखेंगे तो -1 -1 0, जो रखे पे 1 0 1 0 3 3, ये आपको मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व करिए। फर्स्ट डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो b बराबर 1, ये कॉलम और ये रो कैंसल, 0 -1, फिर यहां पर आएगा माइनस का 1, ये कॉलम और ये रो कैंसल, 1 -1 0, और तीसरा 0 हो गया, प्लस -1, ये कॉलम और रो कैंसल, 0 -2, फिर आएगा ये प्लस का 2, ये कॉलम और ये रो कैंसल, -1 और 0, और तीसरा 0 है। फिर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, -1, ये कॉलम और रो कैंसल, 0 माइनस का 3, फिर -1, ये कॉलम और रो कैंसल, -3 और 0, और तीसरा 0 है। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू है -1, ये 0 हो गया, तो ये आ गया, पहले की वैल्यू आ गई -1, दूसरे में देखिए -2 इंटू -1 प्लस का 2, और ये लिखा हुआ है माइनस का 2, और यहां पर आपको मिलेगा प्लस का 3, और ये प्लस का 3, 2 से 2 कैंसल, 3 + 3 6, 6 - 1 7, 3 + 3 6, 6 - 1 5। तो आप देख रहे हैं 5 इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको यहां पर x का कोफिशिएंट निकालना था। तो जब भी आपको कॉन्स्टेंट निकालना है, डायरेक्टली आप 0 पुट कर देते तो आपको कॉन्स्टेंट मिल जाता। अगर आप x का कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसमें पुट करके x का कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट मान दिया गया है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ the number of distinct real roots are real roots of sin x, cos x, cos x, cos x, sin x, cos x, cos x, cos x, sin x equals 0 in the interval x greater than equals to -π/4 less than equals to π/4 is, ऑप्शंस आपको दिए गए 0 2 1 एंड 3, ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। देखिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में एक डिटरमिनेंट दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, आपको उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं -π/4 से π/4 के बीच में। मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो डेल्टा है, और आप देख रहे हैं कि कोई भी रो या कॉलम लेते हैं उसमें एक sin x है, 2 cos x है। तो अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं C1 में C1 + C2 + C3 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा sin x + 2 cos x, sin x + 2 cos x, sin x + 2 cos x, cos x, sin x, cos x, cos x, cos x, sin x। आप यहां से sin x + 2 cos x को पहले कॉलम से बाहर निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं sin x + 2 cos x, तो आपको मिलेगा यहां पर 1 1 1 cos x, sin x, cos x, और cos x, cos x और sin x। अब आप यहां पर देखिए 0 बनाइए, R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट करिए और R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बनेंगे।
तो आप यहां पर लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू R1 में आपने अप्लाई किया R1 माइनस R2 और R2 में अप्लाई किया R2 माइनस R3, तो आप लिख सकते हैं साइन x प्लस 2 कॉस x, और यहां पर आपको मिलेगा 0 कॉस x माइनस साइन x, कॉस x माइनस कॉस x 0, 1 माइनस 1 0, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस का कॉस x और कॉस x माइनस साइन x, फिर 1 कॉस x साइन x। तो आप देखिए कि फर्स्ट रो से आप कॉस x माइनस साइन x बाहर निकाल सकते हैं, दूसरे रो से भी आप कॉस x माइनस साइन x बाहर निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू साइन x प्लस 2 कॉस x इंटू कॉस x माइनस साइन x, 2 बार आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और आपको मिलेगा 0 1 0 0 माइनस 1 1 और 1 कॉस x साइन x। अब आप इसको चाहे तो फर्स्ट रो के लॉन्ग या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, क्योंकि 2 0 दोनों में है, किसी भी फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो के लॉन्ग आप इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी इक्वल्स टू साइन x प्लस 2 कॉस x इंटू कॉस x माइनस साइन x होल स्क्वायर, और अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो 0 0 1, ये कॉलम और ये रो कैंसल, 1 और ये 0, इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो फाइनली इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा साइन x प्लस का 2 कॉस x इंटू कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो ये आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, और जो कि दी गई है कि इसकी वैल्यू 0 है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको प्रोवाइड किया गया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो आप लिख सकते हैं साइन x प्लस 2 कॉस x इंटू कॉस x माइनस साइन x होल स्क्वायर बराबर 0, और आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने माइनस π/4 से π/4 के बीच में, कि इस इक्वेशन के माइनस π/4 से π/4 के बीच में कितने सोल्यूशन होंगे। तो अगर आपको इसके सोल्यूशन निकालने हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि साइन x प्लस 2 कॉस x का वैल्यू कहां कहां पे 0 होता है, और साथ में कॉस x माइनस साइन x बराबर 0 कहां कहां पर होता है। तो कॉस x माइनस साइन x को अगर आपको 0 देखना है माइनस π/4 से π/4 के बीच में, तो आप जानते हैं कि साइन x का ग्राफ इस तरीके का होता है। ये ग्राफ है हमारे पास साइन x का, π/2 माइनस π/2, और अगर कॉस का ग्राफ देखते हैं तो ये डॉट डॉट करके मैं जो ग्राफ बना रहा हूं ये कॉस x का है। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को π/4 पे कट करते हैं, और अगर आप इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये ग्राफ एक दूसरे को माइनस 3 π/4 पे कट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप cos x माइनस साइन x की बात करते हैं तो ये π/4 पे कट करेगा, तो इसका एक सोल्यूशन तो π/4 पे मिलेगा, बाकी आगे आपको देखना नहीं है। तो इस इक्वेशन का x इक्वल टू π/4 एक सोल्यूशन होगा, जबकि साइन x प्लस 2 cos x की अगर आप बात करते हैं तो माइनस π/4 से π/4 के बीच में अगर आप इस इक्वेशन के सोल्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको साइन x बराबर माइनस का 2 cos x, या फिर tan x बराबर माइनस का 2, tan x बराबर माइनस का 2। तो अगर आप tan x का ग्राफ यहां पर ड्रॉ करते हैं, अगर आप tan x का ग्राफ यहां पर ड्रॉ करते हैं ये ग्राफ है हमारे पास tan x का, बिटवीन माइनस π/2 से प्लस π/2, और यह -1 इसका वैल्यू होता है माइनस π/4 पर, और अगर -2 देखते हैं तो tan x की वैल्यू -2, यहां पर सोल्यूशन मिलेगा। tan x की वैल्यू -2 यहां पर होगी माइनस tan इनवर्स 2 पर, जो कि माइनस π/4 को क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब ये इसका माइनस π/4 से π/4 के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन है π/4 पर। तो ओनली वन सोल्यूशन जो कि इसका
सी ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने किसी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करने का तरीका सीखा है, इंटीग्रेट करने का तरीका सीखा है, सिग्मा ऑपरेशन, प्रोडक्ट ऑपरेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। साथ में हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को डिटरमिनेंट में हम लोगों ने डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व करने के तरीके देखे कि डिटरमिनेंट में किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के प्रॉब्लम को